दोस्तों बहुत सारे लोगों का इस समय क्वेरी है कि बंधन बैंक का स्टॉक आखिर क्यों नहीं चल रहा है। क्या इसके शेयर को बेचकर निकल जाना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों ये सच है कि ये स्टॉक अपने इन्वेस्टरों के पेशेंस को बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहा है। दोस्तों इस बैंक का स्टॉक मार्च 2020 में जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, आज 4 साल बीतने के बाद भी उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो अगस्त 2018 में स्टॉक ने 739 रुपए का हाई लगाया था और आज 6 साल बीतने के बाद भी स्टॉक ने उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और आज लगभग 74% स्टॉक अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह है जो स्टॉक चल नहीं पा रहा है। आपके हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों स्टॉक क्यों नहीं चल पा रहा है, इसके कई सारे फैक्टर हैं जिसमें नंबर 1 एसेट क्वालिटी इश्यूज। बंधन बैंक के शेयर गिरने का एक बड़ा रीजन एसेट क्वालिटी के इश्यूज हैं, खासकर उनके इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेगमेंट में। बैंक के एनपीएज को लेकर कंसर्न बने हुए हैं जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट को कम कर रहे हैं, खासकर जब बाकी बैंक्स अपनी एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा रहे हैं। बंधन बैंक अभी भी इस सेगमेंट में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बैंक ने अपना एनपीए को रिड्यूस करने की कोशिश की है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो जून 2023 में 6.76% और 2.18% था, वो घटकर जून 2024 में 4.23% और 1.15% हो गया। वहीं अगर एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करें तो इसी टाइम पीरियड में इनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो जून 2023 में 1.2% और 0.3% था, वो जून 2024 में सिर्फ 1.3% और 0.4% है। और आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करें तो इनका जून 2023 में ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 2.76% और 0.48% था, वो इस समय जून 2024 में 2.15% और 0.43% है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि बंधन बैंक का ये सुधार बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में स्लो है। इस इशू के वजह से इन्वेस्टर को ये डर है कि अगर एनपीए का लेवल वापस से बढ़ता है या एसेट क्वालिटी और डिग्रेड होती है तो बैंक के प्रॉफिट पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो मार्च 2024 में 3.84% और 1.11% था, वो बढ़कर जून 2024 में 4.23% और 1.15% हो गया। ये एसेट क्वालिटी इश्यूज बैंक के स्टॉक के ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस का एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं। नंबर 2 ऑडिट कंसर्न। इसमें बंधन बैंक के शेयर्स के गिरने का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर एनसीजीटीसी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा हो रहा ऑडिट है। ये ऑडिट क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स सीजीएफएमयू स्कीम के अंडर दिए गए लोन्स पर फोकस है। इस ऑडिट का मकसद ये देखना है कि क्या बैंक ने इन लोन्स के रिकॉर्ड को ठीक तरीके से मेंटेन किया है या नहीं, और ये चेक करना है कि कोई एवरग्रीनिंग या लोन मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही। एवरग्रीनिंग का मतलब होता है पुराने लोन्स को रिफाइनेंस करके या रिन्यू करके उन्हें एनपीए कैटेगरी से बचाना ताकि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ बेटर दिखाई दे। इस प्रक्रिया में एक्चुअल डिफॉल्ट को छुपाया जा सकता है जो कि लॉन्ग टर्म में बैंक के लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। इस ऑडिट के बाद अगर कोई कॉम्प्लायंस इश्यू या रिकॉर्ड में मैनिपुलेशन पाया गया तो बैंक के ऊपर रेगुलेटरी एक्शन या पेनल्टीज लग सकती है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन गया है। ये अनसर्टेनिटी और रिस्क इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट को वीकन कर रहा है, जो स्टॉक प्राइस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। नंबर 3 लीडरशिप अनसर्टेनिटी। बंधन बैंक के शेयर्स के गिरने का एक और बड़ा रीजन लीडरशिप अनसर्टेनिटी है। बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष, जो कि बैंक के फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं, ने अनाउंस किया था कि वो अपना करंट टेन्योर कंप्लीट करने के बाद जुलाई 9, 2024 को रिटायर करेंगे। ये अनाउंसमेंट इन्वेस्टर्स के लिए एक शॉक था, क्योंकि घोष का बैंक की ग्रोथ और सक्सेस में बड़ा योगदान रहा है। लीडरशिप ट्रांजैक्शन के टाइम पर अक्सर इन्वेस्टर्स में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नई लीडरशिप के अंडर क्या स्ट्रेटेजी होगी और क्या नई टीम पिछली लीडरशिप की तरह सक्सेसफुल होगी, ये एक बड़ा सवाल होता है। नए सीईओ के आने तक इन्वेस्टर्स के बीच में क्लैरिटी का अभाव है, जो स्टॉक पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। घोष को माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो बंधन बैंक के कोर ऑपरेशन का एक मेजर हिस्सा है। उनके जाने के बाद ये डर है कि क्या नई लीडरशिप इन चैलेंज को इफेक्टिवली हैंडल कर पाएगी। इस लीडरशिप अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कमजोर कर दिया है और इस वजह से स्टॉक में गिरावट आ रही है। नंबर 4 अर्निंग एस्टिमेट्स का कम होना। जब एनालिस्ट किसी कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट के अनुमान को कम करते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि कंपनी आने वाले समय में उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाएगी जितना पहले सोचा गया था। बंधन बैंक के केस में एनालिस्ट ने FY 24-25 के लिए अर्निंग्स एस्टिमेट को 8 to 11% कम किया है। इसका एक सीधा असर शेयर के प्राइस पर होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को अब कम प्रॉफिट की उम्मीद होती है। तो आइए समझ लेते हैं रीजन फॉर लोअर एस्टिमेट्स। तो इसमें पहला है एसेट क्वालिटी इश्यूज। बंधन बैंक की एसेट क्वालिटी पहले के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन कुछ सेगमेंट जैसे इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस में अब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस सेगमेंट में देखा जाए तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी जो मार्च 24 में 99.1% था, वो घटकर जून 24 में
98.5% हो गया। जब बैंक की एसेट क्वालिटी एक्सपेक्टेड से कम होती है तो क्रेडिट लॉस का रिस्क बढ़ जाता है और ये अर्निंग्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ और रिकवरी कंसर्न। एनालिस्ट को लगता है कि लोन ग्रोथ और क्रेडिट रिकवरी एक्सपेक्टेशन इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी जितनी पहले सोची गई थी। इसका मतलब है कि बैंक के इनकम सोर्सेस जो मेजरली लोन से आते हैं एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो अर्निंग्स ग्रोथ को नीचे खींचता है। हालांकि क्रेडिट कॉस्ट में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। FY23 में क्रेडिट कॉस्ट 4.3% था जो FY24 में 3.4% हो गया और जून क्वार्टर की बात करें तो इनका क्रेडिट कॉस्ट 1.6% देखने को मिल रहा है। तीसरा, मार्केट का नेगेटिव रिएक्शन। जब किसी कंपनी की अर्निंग्स के अनुमान को एनालिस्ट कम करते हैं तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है मार्केट के लिए। शेयर होल्डर और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ये सोचने लगते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक हो रही है, इस वजह से इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचने लगते हैं और डिमांड गिरने के कारण स्टॉक प्राइस भी नीचे आ जाता है। चौथा, कंपैरिजन विद पीयर्स। दूसरी प्राइवेट बैंक्स जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के कंपैरिजन में बंधन बैंक के अर्निंग्स एस्टिमेट में ज्यादा गिरावट नोटिसेबल है। ये इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक और नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि जब बाकी बैंक्स अपने प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिखाते हैं और बंधन बैंक के अनुमान गिरते हैं तो इन्वेस्टर इस बैंक में अपना पैसा लगाने से डरते हैं। इस प्रकार कम अर्निंग एस्टिमेट्स का डायरेक्ट असर बंधन बैंक शेयर प्राइस पर देखा गया है और ये ऑनगोइंग कंसर्न और मार्केट कंडीशन के कारण और ज्यादा गिरावट को ट्रिगर कर रहा है। नंबर 5, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जब ओवरऑल इकोनॉमिक में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे इन्फ्लेशन का प्रेशर, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का खतरा या जीडीपी ग्रोथ स्लो होने की आशा, तो इन्वेस्टर रिस्की एसेट को अवॉइड करते हैं। बंधन बैंक जैसे स्टॉक जो माइक्रो फाइनेंस और रूरल लेंडिंग सेक्टर पर ज्यादा डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक वोलेटाइल से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर इकोनॉमिक में मंदी का डर हो या ग्रोथ एक्सपेक्टेड से कमजोर हो तो ये सेगमेंट सबसे पहले इंपैक्ट होते हैं, जिससे बंधन बैंक के बिजनेस पर असर पड़ता है और शेयर प्राइस गिरता है। ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड का भी इंडियन बैंकिंग स्टॉक पर असर पड़ता है। अगर ग्लोबल रिसेशन का खतरा बढ़ता है या फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकालते हैं तो इंडियन स्टॉक इंक्लूडिंग बैंकिंग सेक्टर स्टॉक प्रभावित होते हैं। बंधन बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन जो डोमेस्टिक और रूरल मार्केट पर फोकस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड से भी इनडायरेक्टली प्रभावित होते हैं, क्योंकि ग्लोबल इलिक्विडिटी और इन्वेस्टर सेंटीमेंट हर जगह इंपैक्ट डाल सकता है। नंबर 6, कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। FY23 में 39.5% था, वो बढ़कर 24 में 46.8% हो गया। हाई कॉस्ट टू इनकम रेशियो का मतलब है कि कंपनी काफी खर्चा कर रही है लेकिन उसके मुकाबले कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो एफिशिएंसी में कमी दिखाता है। नंबर 7, लो कासा रेशियो। बैंक के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में भी डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्च 2024 में जहां बैंक का कासा रेशियो 37.1% था, वहीं जून 2024 में बैंक का कासा रेशियो 33.4% हो गया। लो कासा रेशियो का मतलब होता है कि बैंक के टोटल डिपॉजिट में करंट और सेविंग अकाउंट का हिस्सा कम है और ज्यादा डिपॉजिट FD या अदर हाई कॉस्ट डिपॉजिट से आते हैं। ये बैंक के लिए एक नेगेटिव सिग्नल हो सकता है, क्योंकि करंट और सेविंग अकाउंट पर बैंक को या तो कम इंटरेस्ट देना पड़ता है या बिल्कुल नहीं देना पड़ता। अगर कासा रेशियो लो है तो इसका मतलब है बैंक के ज्यादा डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट से आ रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट हायर होता है, इसलिए बैंक को उन डिपॉजिट पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है जो उनके लिए कॉस्टली हो जाता है। नंबर 8, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क। बैंक का लोन डिस्ट्रीब्यूशन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा है, जिसमें वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, MP आते हैं और जिसमें वेस्ट बंगाल में जून 2023 में अकेले 25% का लोन डिस्ट्रीब्यूशन है। बैंक का लोन पोर्टफोलियो मेजरली इन रीजन में कंसंट्रेटेड होने के कारण कोई भी रीजनल इश्यू, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एनवायरमेंटल हो या इकोनॉमिक हो, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट बैंक के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर पड़ता है। कोई भी मेजर डिस्ट्रप्शन एक पर्टिकुलर रीजन में पूरे बैंक के एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। लेकिन अब बैंक अपनी डिपेंडेंसी को इन राज्यों से कम करना चाहती है और अपने ऑपरेशंस को और भी स्टेट्स में फैलाना चाहती है। अगर जून 2024 की बात करें तो बैंक का वेस्ट बंगाल में लोन डिस्ट्रीब्यूशन शेयर 25% से घटकर 24% हो गया और अदर स्टेट्स में 38% से बढ़कर 41% हो गया। अब आइए दोस्तों उन बातों पर ध्यान देते हैं जो कॉन्फ्रेंस कॉल में हुई। तो बैंक ने अपने कॉन कॉल में कहा कि ये अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 7 से 7.5 के बीच मेंटेन करेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि बैंक अपनी MFI से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अब सिक्योर्ड लोन की तरफ फोकस कर रही है, जैसे हाउसिंग लोन्स, सिक्योर्ड कमर्शियल बैंकिंग एंड सिक्योर्ड रिटेल प्रोडक्ट। इनसे नए CEO के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी तक कोई स्पेसिफिक नेम RBI को नहीं सबमिट किया गया और इस प्रोसेस को बोर्ड हैंडल कर रही है। इनसे पूछा गया कि कासा रेशियो 36% से 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे कम हुआ, तो इन्होंने जवाब दिया कि कासा रेशियो का गिरना मेनली साइक्लिकल रीजन की वजह से था। मार्च के एंड में ईयर एंड के टाइम पर बैंक में काफी बड़े इनफ्लो आए थे जो कि कुछ टाइम बाद निकल गए। स्टेबल करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट फिर भी ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है और कुछ कासा फंड मूव हो गए हैं रिटेल टर्म डिपॉजिट में, जिसमें 25% का ग्रोथ देखा गया। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि बैंक का स्टॉक आखिर क्यों नहीं चल रहा है। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो या आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।